सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आइए हम लोग देखेंगे आज यूपी पीसीएस आरआरओ का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। यूपी पीसीएस आरआरओ का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। जीएस वर्ल्ड का इकोनॉमी का टेस्ट सीरीज़ है। जनरल स्टडी का टेस्ट नंबर 9 है। इसके पहले हम लोगों ने कई टेस्ट कर लिया है, आप लोग जाकर दे सकते हैं। इसके PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। ये बाइलिंगुअल टेस्ट है। इसमें एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी दिया हुआ है। जो इंग्लिश के बच्चे हैं इंग्लिश देख सकते हैं साइड में। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मांग एवं पूर्ति संबंधी बाजार की ताकतों के कारण मुद्रा में हुई अवमूल्यन का प्रभाव भारत में निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है? देश को प्राप्त होने वाले प्रेषण मूल्य में बढ़ोतरी, व्यापार घाटे में बढ़ोतरी, निर्यात में बढ़ोतरी, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी। नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा चौथा सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से उपयुक्त में सभी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या से उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं? पहला है नगद आरक्षी अनुपात CRR को बढ़ाना, सांविधिक तरलता अनुपात SLR को बढ़ाना, राजकोषीय घाटे में कमी करना, रेपो दर में कमी करना। नीचे कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल पहला दूसरा सही है, केवल पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल तीसरा चौथा सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से पहला दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रेपो दर में कमी नहीं की जाती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसी रिपोर्ट विश्व की आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है? कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की जाती है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व मानव पूंजी रिपोर्ट। 1 2 4 सही है, 1 3 सही है, 1 3 4 सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन उपायों को राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल करते हैं? ब्याज भुगतान, खाद्य सब्सिडी, वेतन एवं पेंशन, पेट्रोल सब्सिडी। पहला तीसरा सही है, दूसरा चौथा सही है, पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इधर इंग्लिश में दिया हुआ है, इंग्लिश भी आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है? जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को घटाते हैं तब सब्सिडी को जोड़ते हैं। जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी को घटाते हैं। जब राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को जोड़ते हैं तथा सब्सिडी घटाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? किसी देश की राष्ट्रीय आय क्या होती है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जब निवल राष्ट्रीय उत्पाद में कर को घटाते हैं तथा सब्सिडी को जोड़ते हैं। अगला है, प्रायः समाचारों में तरलता समायोजन प्रवाह LAF के संबंध में सत्य है। प्रायः समाचारों में रहने वाले तरलता समायोजन प्रवाह के संबंध में सत्य है। यह रेपो रेट के माध्यम से कार्य करता है। इसे वर्ष के 1998 के बैंकिंग सुधारों पर नरसिम्हन समिति के परिणाम के एक भाग के रूप में पेश किया गया था। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में चालू खाता घाटा का एकमात्र कारण व्यापार घाटा है। भुगतान संतुलन की प्रतिकूल स्थिति देश से विदेशी मुद्रा को बहिर्गमन की ओर ले जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, GI टैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GI टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसका विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक
सूचक अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया गया है। किसी भी जीआई टैग की वैधता 10 वर्ष के लिए होती है। यह कंट्रोलर जनरल पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क द्वारा प्रकाशित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? भारत में प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम होता है। भारत में प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा से सदैव कम होता है। एफआरबीएम एक्ट द्वितीय अनुशासन का साधन है। एक सही है, दो सही है, एक दो दोनों सही है, न एक न दो। इसमें से कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, लघु वित्त बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? स्मॉल फाइनेंस बैंक के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? या उधार दे सकते हैं। ये वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार ले सकते हैं। इनकी स्थापना नचिकेता मोर समिति की अनुशंसा पर हुई थी। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। तो इसमें से पूछा कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? बी जो है सत्य नहीं है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। बी ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में शामिल होते हैं। किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद की परिभाषा में शामिल होते हैं। कौन कौन शामिल होते हैं? सभी अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, सभी अंतिम वस्तुओं का बाजार मूल्य, सभी अंतिम सेवाओं का बाजार मूल्य एक निश्चित समय काल में देश की सीमा में। 1 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त में सभी सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा चारों सही है। अगला है, यदि भारतीय कंपनी विदेशी पूंजी बाजार से धन अर्जित करना चाहती है तो उसके पास साधन होंगे। कौन कौन से साधन होंगे? एडीआर, आईडीआर, जीडीआर, ईसीबी। 1 2 4 सही है, 1 3 सही है, 2 3 4 सही है, उपयुक्त में सभी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही है। एडीआर और जीडीआर जारी कर सकती है। एडीआर और जीडीआर जारी कर सकती है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले मेंटल डाउन का संबंध किससे है? जीडीपी में गिरावट से, स्टॉक कीमतों में गिरावट से, राजकोषीय घाटे का एक पहलू बैंकिंग पूंजी में गिरावट से। तो किससे संबंधित है ये? स्टॉक कीमतों में गिरावट से संबंधित है। प्रायः समाचारों में रहने वाला बैंक दर का संबंध किससे है? साख नियंत्रण की एक खुले बाजार की क्रिया है। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ब्याज देने की न्यूनतम दर है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। वाणिज्यिक बैंकों के मध्य उधार देने की दर है। तो किससे संबंधित है ये जो है वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, बैंक दर। अगला क्वेश्चन है, एक देश में भुगतान संतुलन प्रतिकूल परिस्थिति में है। एक देश में भुगतान संतुलन प्रतिकूल परिस्थिति में है। ऐसे में एक देश इसको किस या किन प्रकार से संतुलन कर सकते हैं? अपने लागत में कमी कर लाकर, विश्व बैंक से ऋण लेकर, अपना स्वर्ण आईएमएफ के पास गिरवी रखकर, मुद्रा का अवमूल्यन कर 1 2 4 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, समाचारों में प्रायः चर्चा में रहने वाले प्राथमिक क्षेत्र ऋण में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि आता है, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, आवास। 1 2 सही है, 1 2 4 5 सही है, 1 4 5 सही है, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अधिभार को सरकार एक निश्चित उद्देश्य पर खर्च कर सकती है।
जिस उद्देश्य से इसे लगाया गया है। उपकर को सरकार किसी भी जगह खर्च कर सकती है, इसमें खर्च पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला असत्य है, दूसरा असत्य है, पहला दूसरा दोनों असत्य है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों असत्य है। अगला है वरीयता प्राप्त शेयर प्रेफरेंस शेयर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इससे किसी कंपनी में मालिकाना हक नहीं प्राप्त होता, इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इससे लाभांश प्राप्त करने में वरीयता मिलती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यही असत्य है, बाकी सभी सत्य है। अगला है प्रायः समाचार में रहने वाला चिट फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये समर्थित सूची का विषय है। सेबी इसका नियमन करती है। सेबी इसका नियमन करती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। समर्थित सूची का विषय है, यह समर्थित सूची का विषय है। अगला है हाल ही में चर्चा में रही भारत की वित्तीय अधिसूचना इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की वित्तीय अधिसूचना इकाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्थिक अधिसूचना परिषद को सीधे रिपोर्ट करता है। सेबी, रिजर्व बैंक, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आदि इसके सदस्य संस्थान हैं। यह मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने की दिशा में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट बढ़ने से निम्नलिखित में से क्या परिणाम नहीं हो सकता है? रेपो रेट भी बढ़ जाता है, आर्थिक सुधार में बाधा उत्पन्न होती है, बैंकों के पास मुद्रा उधार देने को कम हो जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। इसमें पूछा है क्या परिणाम नहीं हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। यही नहीं होगा, बाकी सभी होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के समक्ष विद्यमान आर्थिक चुनौतियों में शामिल नहीं है? उच्च मुद्रास्फीति, उच्च आय वृद्धि, बेरोजगारी। उपयोग में कोई नहीं, तो कौन सा शामिल नहीं है? उच्च आय वृद्धि शामिल नहीं है चुनौतियों में, बाकी सभी शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है भारत में अवसंरचना के लिए दीर्घकालिक वित्त लाने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है? बांड बाजार में, बीमा बाजार में, पर्यावरणीय कानून में। उपयुक्त में सभी में। तो किस में है? उपयुक्त में सभी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेडलाइन मुद्रास्फीति से खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को घटाने पर यह प्राप्त होती है। खाद्य एवं ईंधन मुद्रास्फीति भारत में कोर मुद्रास्फीति के घटकों में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से औपचारिक रोजगार की विशेषताएं हैं? कौन से औपचारिक रोजगार की विशेषताएं हैं? पहला है लिखित अनुबंध, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक अधिकार, नियमित भुगतान। 1 2 3 सही है, 1 2 4 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सही है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से एमएसएमई में इक्विटी निवेश के लिए कितनी राशि के आवंटन की घोषणा की है? 5,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 70,000 करोड़ रुपए। तो कितने राशि का आवंटन की है? 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन की है। निम्नलिखित में से किन देशों के साथ भारत का रुपए में भुगतान का समझौता हुआ है? यूएई, रूस, ईरान। उपयुक्त में सभी। तो किससे हुआ है? उपयुक्त में सभी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है श्रम बाल भागीदारी दर LFPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? यह निर्धारित आयु वर्ग के लोगों का एक भाग है जो रोजगार के इच्छुक हैं या उनकी तलाश में हैं। इसमें पहले से नियोजित लोगों को शामिल नहीं किया जाता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एमएसएमई के लिए
संवार्षिक मुक्त ऋण की सुविधा हेतु पहली क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने शुरू किया था। यह पशुपालन और संरचना विकास निधि के तहत शुरू की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भारत में खनन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? रोजगार सृजन के मामले में यह कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में खनन में निजी निवेश प्रतिबंधित है। भारत लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है। बी और सी दोनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? सी का तीसरे का पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए तीसवां का पहला। अगला है, भारत की नई विदेश नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत का निर्यात लक्ष्य कितना है? 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो कितना है? 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। अगला है, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को कब शुरू किया गया? 2008 में, जुलाई 2012 में, अप्रैल 2015 में, फरवरी 2018 में। तो कब शुरू किया गया था? ये जो है अगस्त 2008 में शुरू किया गया था, राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। अगला है, भारत में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने वर्ष 2023 में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया। वह 2030 तक पूरे देश को कवर करने का लक्ष्य है। कथनों में से कौन सा सत्य है? कि पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने अपनी 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो एवं घुड़दौड़ पर कितने % कर लगाया है? 18%, 28%, 5%, 10%। तो कितने % कर लगाया है? 28% लगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता देशों में नहीं है? चीन, पाकिस्तान, भारत, यूएई। तो कौन सा देश नहीं है? यूएई नहीं है, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खरीफ फसल के लिए वर्ष 2023-24 में मौसम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वर्ष 2022-23 की तुलना में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है? मूंग में, कपास में, सोयाबीन में, धान में। किस में हुई है? मूंग में वृद्धि हुई है। अगला है, विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक की अर्धवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 से लेकर मार्च 2023 तक आरबीआई का स्वर्ण मुद्रा भंडार कितना था? 1215 मीट्रिक टन, 1000 मीट्रिक टन, 945 मीट्रिक टन, 794 मीट्रिक टन। तो कितना था? 794 मीट्रिक टन था। अगला क्वेश्चन है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के उद्देश्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपन मार्केट की कीमतें और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, घाटे वाले क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जा रहा है? गुजरात में, दिल्ली में, असम में, चेन्नई में। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये असम में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला है, आरबीआई की मुद्रा एवं वित्त पर अपनी रिपोर्ट 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आरबीआई का द्विवार्षिक प्रकाशन है। इसकी थीम टूवर्ड्स ए ग्रीनर क्लीनर इंडिया था। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रदेश में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिलों में शुरू किया गया। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों तक अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करने का कानूनी गारंटी अधिकार देता है। वर्तमान में मनरेगा मजदूरी दर 3 से 3 रुपये है, जो कि देश के प्रत्येक राज्यों से अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है,
1, 2, 3 सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर 1 केवल पहला सही है। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना है? 3.6%, 2.48%, 3.498%, 4.48%। तो कितना है राजकोषीय घाटा? 3.48% है। देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 6% से अधिक लेकिन 7% से कम, 6% से कम, 8% से अधिक, 7% से अधिक एवं 8% के मध्य। तो कितना है जीडीपी में? 8% से अधिक है। उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु बजट में कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? 950 करोड़, 1150 करोड़, 1000 करोड़, 1050 करोड़। तो कितने करोड़ का किया गया है? 1050 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश बजट में कुल व्यय राशि अनुमानित की गई है। व्यय राशि अनुमानित की गई है 6,83,292.72 करोड़, 5,02,354 करोड़, 6,90,242 करोड़। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या निर्धारित की गई है? 6,90,242.43 करोड़ को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वित्त वर्ष 2023-24 के अनुसार लोक लेखा से 5500 करोड़ रुपए की शुद्धता प्राप्तियां अनुमानित है। राज्य सरकार ने अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी घोषित किया है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 15.75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 2027 तक आत्मनिर्भर राज्य तथा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? 46 का डी, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विचार कीजिए। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में किया गया है। हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत लगभग 33.5 लाख करोड़ रुपए के 19,000 से अधिक MOU हुए हैं। यह MOU समझौता 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य हुआ है। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल दूसरा तीसरा सही है। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश बजट में वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? 36 करोड़, 1050 करोड़, 6247 करोड़, 7248 करोड़ रुपए। तो कितना किया गया है? 7248 करोड़ रुपए का किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने हेतु तथा स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 50 इंक्यूबेटर्स और 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत किस प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया? भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग के तहत किस प्रदेश को इंस्पायरिंग लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो किसको किया गया है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। किसको किया गया था इंस्पायरिंग लीडर में? उत्तर प्रदेश को किया गया था। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बागवानी विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में इस मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके वित्तीयन में 60% हिस्सा राज्य सरकार और 40% केंद्र सरकार का है। पहला सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, केवल दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला है चाणक्य विश्वकर्मा या प्रहरी नामक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किए गए हैं। मार्ग एवं सेतु के निर्माण संबंधित समस्त गतिविधियों को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने हेतु आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से शिक्षार्थी लाइसेंस निर्गमन की व्यवस्था के लिए रजिस्ट्री के ध्यान स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर है, मार्ग एवं स्रोत के
सेतु के निर्माण संबंधित समस्त गतिविधियों को सशक्त एवं पारदर्शी बनाने हेतु इस तरीके से हम लोगों ने 52 क्वेश्चन को किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।